कहानी की शुरुआत होती है 2016 से, जहाँ पर हम एक आदमी को एक कार को जलाते हुए देखते हैं। इसके बाद कहानी 1968 में जाती है, जहाँ पर हम मोहनदास नाम के एक मिडिल एज मैन को देखते हैं, जो कि एक लिकर बैन एक्टिविस्ट थे और वो चाहते थे कि तमिलनाडु में लिकर बैंड हो जाए। और हम देखते हैं कि मोहनदास जी का एक 12 साल का बेटा था, जिसका नाम था गांधी महान। गांधी बिल्कुल अपने पिता से अलग था। वो अपने पिता के आदर्श को नहीं समझता था और उसे हमेशा मस्ती करना पसंद था और गांधी को कार्ड्स खेलना बहुत पसंद था। इसीलिए उसका फ्रेंड सत्यबन सोसियप्पन नाम का एक लड़का जब हमेशा गैम्बलिंग किया करता था तो वो गांधी को अपने साथ लेकर जाता था, क्योंकि जब गांधी कार्ड्स खेलता था तो वो लोग कभी नहीं हारते थे। ऐसे ही एक दिन सत्य के साथ गांधी कार्ड्स खेलने के लिए गया था, लेकिन इस बार वो लोग हार जाते हैं और ये देखकर सत्य को बहुत गुस्सा आता है और उसे पता चलता है कि वो लोग ज्ञानोधम नाम के जिस लड़के के साथ कार्ड्स खेल रहे थे उसने गांधी के डॉग को पकड़ कर रखा था, जिससे कि गांधी उन लोगों को जिता दे। और ये बात पता चलने के बाद इन सारे लड़कों में मारपीट हो जाती है, जिसके वजह से गांधी के पिता के पास भी ये खबर पहुंच जाती है और वो गांधी को बहुत मारते हैं और गांधी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जिस रास्ते पे चल रहा है वो गलत है। इसके बाद गांधी अपने पिता से ये वादा करता है कि वो अब हमेशा अपने पिता के दिखाए हुए आदर्शों के साथ ही अपनी जिंदगी जिएगा। इसके बाद कहानी 1996 में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गांधी महान अब 40 साल के हो गए हैं और वो एक स्कूल में कॉमर्स टीचर है और गांधी की पत्नी का नाम है नानजी और उन लोगों का दादा नाम का एक बेटा भी है। लेकिन गांधी अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ अलग करना था, लेकिन अपने पिता के आदर्शों के साथ चलते हुए उसे एक ऐसे ही सिंपल मिडिल क्लास जिंदगी मिली थी। इसके बाद गांधी महान के 40th बर्थडे आता है और गांधी महान का बर्थडे दरअसल 16 अगस्त को होता है, लेकिन उनका बर्थडे उनके पिता हमेशा 15 अगस्त ही मनाया करते थे और उस हिसाब से ही आज तक चलता आ रहा था और उसी हिसाब से 15 अगस्त गांधी का बर्थडे मनाया जाता है। और गांधी के बर्थडे के लिए ही वो अपने फैमिली के साथ मंदिर गया हुआ था और वहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि इसी मंदिर के आसपास से रहता था और वो गांधी को कहता है कि गांधी अपनी पूरी जिंदगी 95% लोगों की तरह ही बिताएगा, जो कि हमेशा मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को मानते हैं। लेकिन बाकी जो 5% लोग हैं वो ना ही तो किसी मॉरल्स और प्रिंसिपल्स को मानते हैं और वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी बहुत अलग होती है। और इस बात को लेकर गांधी बहुत सोचता है। इसके बाद रात को गांधी की पत्नी ये कहती है कि वो अगले दिन अपने बेटे के साथ और अपने बाकी के कुछ फ्रेंड्स के साथ तिरुपति जाने वाली है। ये बात सुनकर गांधी बहुत खुश हो जाते हैं और वो 16 अगस्त अपने असली बर्थडे के दिन अपनी तरह एक दिन बिताना चाहते थे और वो एक मॉल में जाता है, अपने पसंद के कपड़े खरीदता है, खाना खाता है और घूमते हुए ही उसे एक बार दिखती है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उस बार में चला जाता है, जहाँ पर जाकर वो शराब पीने लगता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात रॉकी नाम के एक लड़के से होता है और ये बार रॉकी के पिता की ही थी। दरअसल रॉकी गांधी के स्कूल का ही स्टूडेंट था और रॉकी गांधी को पहचान लेता है। इसके बाद रॉकी को पता चलता है कि गांधी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी सकते हैं और गांधी के जितने भी सारी ख्वाहिशें थी रॉकी उसे पूरा करना चाहता था। इसके बाद रॉकी गांधी को उसके पिता सत्य से मिलवाता है और सत्य उस वक्त कार्ड्स खेल रहे थे। इसी दौरान गांधी भी उन लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं और गांधी बहुत ही अच्छा खेलता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद गांधी के चेहरे पर एक निशान देखकर सत्य गांधी को पहचान जाते हैं। दरअसल सत्य वही आदमी है जिसके साथ बचपन में गांधी कार्ड्स खेला करता था और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और गांधी वो दिन सत्य और उसके फैमिली के साथ ही बिताता है। और गांधी ने इतनी शराब पी रखी थी कि अगले दिन सुबह उठने में उसे देरी हो जाती है और वो जब घर पहुंचता है तब देखता है कि उसकी पत्नी नानजी घर वापस आ गई थी और गांधी घर पर मौजूद नहीं था, इसीलिए वो
बहुत परेशान हो गई थी और घर का माहौल बहुत ही खराब था। इसके बाद गांधी जैसे तैसे नानची को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि रास्ते में उसके एक्सीडेंट हो गए थे और वो हॉस्पिटल में था। लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है और नानची और उसके फैमिली को पता चल जाता है कि गांधी ने शराब पी है और उसने गैम्बलिंग भी की थी और सत्या का एक बार है। और ये सब कुछ जानकर नानची और उसके पिता और भाई सब बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और नानची घर छोड़कर चली जाती है और साथ में अपने बेटे को भी लेकर जाती है। इसके बाद गांधी बहुत दिनों तक नानची को मनाने की बहुत कोशिशें करते हुए आया था और वो नानची और अपने बेटे को अपने साथ घर पर लेकर जाना चाहता था। लेकिन नानची और उसकी फैमिली गांधी की कोई भी बात नहीं सुनते और ना ही तो उसे एक मौका देते हैं। इसके बाद एक दिन गांधी आकर देखता है कि नानची और उसकी फैमिली यहाँ से कहीं दूर चले गए हैं, लेकिन कहाँ गए हैं इसके बारे में गांधी पता नहीं लगा पाता और फिर गांधी को अपना क्वार्टर भी छोड़ना पड़ता है। इसके बाद सत्य और रॉकी गांधी को लेने के लिए आते हैं और गांधी अब से उन्हीं के साथ ही रहने लगता है। इसके बाद सत्य गांधी को ये कहता है कि उसके पिता का ये ख्वाहिश था कि उनके नाम का एक लिकर ब्रांड बनाया जाए और गांधी सत्य के पिता के नाम से ही एक ब्रांड नेम बनाकर देता है जिसका नाम होता है सूरा। और इसी ब्रांड नेम के साथ और सत्या के पिता के बनाए हुए लिकर के साथ वो लोग एक नई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसके बाद कहानी 1998 में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं गांधी, सत्या और रॉकी लिकर का बिजनेस करके बहुत अमीर बन चुके हैं और अब गांधी चाहता था कि उन लोगों का एक सिंडिकेट बने जिससे कि तमिलनाडु के हर बार्स में सिर्फ उन लोगों का ही लिकर बेचा जाए। लेकिन गांधी के इस फैसले से एक आदमी खुश नहीं था और वो गांधी और सत्या को ये कहता है कि वो उन लोगों का ये बात नहीं मानता है। इसके बाद गांधी, सत्या और रॉकी किसी काम से गोवा गए हुए थे और वहीं पर ही ये आदमी गुंडे लगाकर इन तीनों को मारने की कोशिश करता है। लेकिन गांधी अहम वक्त पर सत्य और रॉकी को बचा लेता है और उन सारे गुंडों को मारता है। इसके बाद से ही सत्या को ईश्वर पर भरोसा होने लगता है और उसे लगता है कि गांधी को ईश्वर ने ही उनकी रक्षा करने के लिए भेजा था और सत्या बहुत ही रिलीजियस बन जाता है। दूसरी तरफ इतने सारे गुंडों के साथ फाइट करके गांधी के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है और सत्या और गांधी दोनों एकदम अलग इंसान बनने लगते हैं। सत्या के दिल बदल गया था और वो गांधी को कहता है कि अब उन लोगों के पास बहुत पैसे हैं और क्यों ना वो लोग ये लिकर का बिजनेस छोड़ दे। लेकिन गांधी सत्या को डरने के लिए मना करता है क्योंकि उन्हें अब और भी बड़ा बनना है। इसके बाद कहानी 2003 में आती है जहाँ पर गांधी, सत्या और रॉकी के पास अब पैसे होने के साथ साथ बहुत पावर भी आ चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ये अनाउंस करते हैं कि सिर्फ अप्रूव्ड लिकर ही बार्स में बेचा जाएगा और भी कई सारे रूल्स बनाए जाते हैं। जो बात देखकर गांधी, सत्या और रॉकी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि इससे उन लोगों के लिकर बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद उन लोगों के साथ काम करने वाला एंटनी नाम का एक लड़का गांधी को कहता है कि वो रूलिंग पार्टी के एक मिनिस्टर को जानता है, उसके साथ वो गांधी की मीटिंग फिक्स करवा सकता है और ऐसा ही होता है। इसके बाद हम गानम नाम के एक पार्टी मेंबर को देखते हैं जो कि गांधी और सत्या के साथ मीटिंग करने के लिए आते हैं और थोड़ी देर गानम से बात करने के बाद गांधी और सत्या उसे पहचान जाते हैं। दरअसल ज्ञानोधम नाम का वही लड़का है जिसके साथ बचपन में उन लोगों की मारपीट हुई थी क्योंकि ज्ञानोधम ने गांधी के डॉग को किडनैप कर लिया था और गांधी को कार्ड्स में सत्या को हराने के लिए कहा था। इसके बाद देखा जाता है कि ये तीनों दोस्त डील करते हैं और ज्ञानम कहता है कि वो उन लोगों के लिकर सूरा को अप्रूव्ड कर देगा और उनका लिकर बार्स में बेचा जाएगा। इसके बदले में गांधी और सत्या ज्ञानम को एक मिनिस्टर बनने में हेल्प करेगा और ये तीनों मिलकर बहुत पैसे कमाएंगे। इसके बाद 2008 में हम देखते हैं कि गांधी और सत्या अब और भी ज्यादा अमीर बन चुके हैं और उन लोगों का सूरा ब्रांड तमिलनाडु में काफी पॉपुलर था। दूसरी तरफ इतने बड़े और इन्फ्लुएंशियल होने के बाद सीबीआई इन लोगों के खिलाफ कुछ एविडेंस ढूंढ रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग अपना बिजनेस सही तरीके से नहीं चला रहे थे।
जिससे कि उनका बिजनेस बंद किया जाए और उन लोगों को अरेस्ट किया जाए। और ये बात ज्ञानम से ही गांधी को पता चलता है। इसके बाद रॉकी की शादी के दिन ज्ञानम और गांधी इस केस के साथ जुड़े हुए एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने का प्लान बनाते हैं और वो लोग ऐसा ही करते हैं। इसके बाद ज्ञानम भी एक बहुत बड़े मिनिस्टर बन जाते हैं। दूसरी तरफ गांधी और सत्य ज्ञानम से मिलने के लिए आते हैं और ज्ञानम उन लोगों को ये प्रपोजल देता है कि क्यों ना वो लोग लोअर क्वालिटी के लिकर बनाए और उसे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के नाम से बेचे, जिससे कि सिर्फ उन लोगों का ही लिकर तमिलनाडु में बेचा जाएगा और इस बिजनेस पे सिर्फ उन लोगों का ही राज होगा। लेकिन इस बात को सत्य नहीं मानता और ज्ञानम सत्य के सामने ये बता देता है कि उसने और गांधी ने मिलकर ही एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मारा है। जो बात सुनकर सत्य बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और वो लोग कोई डील किए बिना ही यहाँ से चले जाते हैं और ज्ञानम को ये बात अच्छी नहीं लगती। इसके बाद कहानी 2016 में आती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्ञानम एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन बन चुके थे और उनके हाथ में बहुत पावर्स भी आई थी। दूसरी तरफ तमिलनाडु में लिकर बैंड को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था और ज्ञानम गांधी और सत्या को सबक भी सिखाना चाहता था और यही सब कुछ को मिलाकर ज्ञानम सूरा ब्रांड का लाइसेंस कैंसिल कर देता है, जिस बात से गांधी और सत्या दोनों ही बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और वो ज्ञानम से मिलने के लिए भी जाते हैं। लेकिन ज्ञानम उन लोगों को इंसल्ट करके निकाल देता है, जिसके बाद गांधी के दिमाग में एक आइडिया आता है। दरअसल एंटनी नाम का जो लड़का बहुत साल पहले ज्ञानम के साथ उन लोगों की मुलाकात करवाई थी, वो असल में ज्ञानम का ही बेटा है। लेकिन एंटनी की माँ के साथ ज्ञानम की शादी नहीं हुई थी और ज्ञानम एंटनी को अपना बेटा नहीं मानता और एंटनी ने ये बात बहुत साल पहले ही गांधी को बताकर रखा था और गांधी ज्ञानम को इसी बात को लेकर ब्लैकमेल करता है और एंटनी के पास सारे सबूत भी थे और इसी बात से डर कर ज्ञानम सूरा ब्रांड का लाइसेंस फिर से अप्रूव कर देता है। इसके बाद जब गांधी और सत्य फिर से ज्ञानम से मिलने के लिए आते हैं, इस बार सत्य गुस्से में ज्ञानम को बहुत मारता है, जिस बात से ज्ञानम अब इन लोगों से बदला लेने के बारे में सोचता है। गांधी सत्य को कहता भी है कि ऐसे ज्ञानम के ऊपर हाथ उठाना ठीक नहीं हुआ। इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी की और भी ज्यादा उम्र हो चुकी थी और गांधी के पास बहुत पैसे तो थे, लेकिन वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल अकेला था, उसकी कोई फैमिली नहीं थी। फिर एक दिन गांधी के ही गैंग का एक मेंबर माइकल गांधी को एक फेस्टिवल में लेकर जाता है और कहता है कि जिस देवी की पूजा होती है उनसे जो कुछ भी मांगा जाए वो पूरा करती है। इसके बाद गांधी माइकल के साथ वहाँ पर जाता है और वहाँ पर जाकर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने लगता है और वो डांस करता है। इसी दौरान एक अनजान लड़का आकर भी वहाँ पर डांस करने लगता है और फिर वो गांधी को ये कहता है कि वो उनका बेटा दादा है। और फिर जब माइकल वहाँ पर आता है तो दादा अचानक से माइकल को मार डालता है, जो देखकर गांधी बिल्कुल हैरान रह जाता है। इसके बाद दादा गांधी को कहता है कि वो एक मिशन के लिए यहाँ पर आया है। तमिलनाडु में लिकर को बैन किया जाने वाला है और सारे लिकर माफिया को हटाने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाया गया है और दादा इसी स्पेशल फोर्स में ही है और वो गांधी से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है और वो कहता है कि वो गांधी को नहीं मारेगा, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए बाकी सबको वो मार डालेगा। इसके बाद पता चलता है कि दरअसल ज्ञानम के साथ जो कुछ भी हुआ था, इसके बाद वो गांधी और सत्य से बदला लेने के लिए ही इस स्पेशल टीम को अपॉइंट किया था। और फिर हम देखते हैं कि दादा अपनी माँ और बाकी के फैमिली के साथ नॉर्थ के एक जगह पर रहता था और बचपन में ही दादा के दिमाग में उसके नाना जी ने अपने पिता के खिलाफ बहुत बुरी बुरी बातें कही थी और कही थी कि उन लोगों की जिंदगी की आज जो कुछ भी हालत है उसके जिम्मेदार उसके पिता है। और दादा की माँ नानजी भी सारी जिंदगी अकेले रहने का फैसला लेती है और दादा ये भी देखता है कि तमिलनाडु में गांधी कैसे लिकर का बिजनेस करता है और वो कितना अमीर बन चुका है। और ये सारी बातें देखकर दादा अपने पिता से नफरत करने लगता है और वो तय करता है कि बड़े होकर वो उनसे जरूर बदला लेगा। और इसके बाद वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है और एक से बढ़कर एक काम करके बहुत नाम भी कमाता है। इसके बाद जब तमिलनाडु में ये लिकर माफिया को हटाने के लिए
जो स्पेशल टीम बनाई गई थी, तब दादा खुद ही इस टीम में ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद गांधी ज्ञानम से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि उसने ये सब कुछ जो शुरू किया है इसे जल्द से जल्द खत्म कर दे, नहीं तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ज्ञानम गांधी की कोई भी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ दादा एंटनी को पकड़ता है और उसे दूसरे एक जगह पे लेकर जाकर उसका इनकाउंटर करता है। और जो बात गांधी और रॉकी को पता चलती है और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रॉकी ये तय करता है ये जो स्पेशल टीम बनाई गई है और जो पुलिस ऑफिसर इसे लीड कर रहा है वो उसे मार डालेगा और इसकी प्लानिंग भी बनाई जाती है। और कोई और रास्ता ना देखकर गांधी रॉकी को ये कहता है कि दरअसल ये जो पुलिस ऑफिसर है वो उसका बेटा दादा है। और ये बात जानकर रॉकी गांधी को कहता है कि दादा गुस्से में ये सब कुछ कर रहा है और वो अगर दादा को जाकर समझाएंगे तो वो ज़रूर समझेगा। और इसके बाद वो गांधी के साथ उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो लोग रह रहे थे और रॉकी दादा से बहुत इमोशनल बातें करता है और कहता है कि इतने सालों तक गांधी ने दादा को बहुत मिस किया और वो सब कुछ भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन दादा पर इन सारी बातों का कोई असर नहीं होता और वो रॉकी को वहीं पर ही मार डालता है। और ये देखकर गांधी बहुत गुस्सा हो जाता है और इसी बीच गांधी और दादा के बीच हाथापाई हो जाती है और दादा बहुत जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ गांधी वहां से चले जाते हैं और वो जाकर नानजी से मिलते हैं जो कि अपने नए घर में आई हुई थी। और गांधी नानजी से कहता है कि उसने अपने बेटे को क्या बना दिया, बदले की आग में वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और वो नानजी को कहता है कि किसी भी बात को लेकर एक्सट्रीमिस्ट होना सही बात नहीं है। हर किसी इंसान को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का हक होना चाहिए। इसके बाद नानजी भी गांधी की बातों को समझती है। फिर गांधी नानजी को कहती है कि नानजी दादा को समझाकर यहाँ से दूर लेकर जाए, नहीं तो दादा की जिंदगी को खतरा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दादा हॉस्पिटल में एडमिट था और नानजी जाकर दादा को समझाती है, लेकिन दादा उसके कोई भी बात नहीं सुनता। इसके बाद नानजी ज्ञानम से जाकर मिलती है और उनसे ये रिक्वेस्ट करती है कि वो दादा को इस केस से हटा दे। इसके बाद वो गांधी से जाकर उसके घर में मिलती है और वो ये कहती है कि वो ज्ञानम से मिलकर आई है। जो बात सुनकर गांधी हैरान होते हैं। इसके बाद गांधी के दिमाग में भी ये आता है कि दरअसल ज्ञानम को पहले से ही ये पता था कि दादा उसका बेटा है और वो जानबूझकर दादा से ये सब कुछ करवा रहा है। इसके बाद ज्ञानम गांधी को कॉल करता है और कहता है कि दादा उसके कब्जे में है और अगर दादा को बचाना है तो गांधी को अपने हाथों से सत्या को और उनके गैंग के बाकी सारे मेंबर्स को मारना पड़ेगा। और फिर गांधी क्या करेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद वो तैयार होकर घर से बाहर निकलता है और सबसे पहले वो ज्ञानम से जाकर मिलता है, लेकिन ज्ञानम गांधी से दूसरी और कोई बात नहीं करता। इसके बाद गांधी सत्य से मिलने के लिए आता है और वो सत्य को ये सच्चाई कह देता है कि वो पुलिस ऑफिसर जिसने रॉकी को मारा है वो उसका ही बेटा दादा है। लेकिन ये पता चलता है कि सत्य के पास पहले से ही रॉकी के मौत का वो वीडियो आ जाता है और सत्य को ये पता चलता है कि जिस वक्त रॉकी की मौत हुई थी तब गांधी वहीं पर ही मौजूद था। और सत्य ये तय करता है कि दादा को मरना पड़ेगा क्योंकि उसने उसके बेटे रॉकी को मारा है। और गांधी सत्य को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो दादा को माफ़ कर दे, लेकिन सत्य उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। जिसके बाद गांधी सत्य और वहाँ पर मौजूद बाकी सारे लोगों को मार डालता है और वो खुद भी बिल्कुल टूट जाता है। और इसके बाद वो सत्य को अपनी पहली ली हुई कार में बिठाकर एक दूर जगह पर लेकर जाता है और ये कार सत्य को बहुत पसंद थी। और फिर कहानी फिर से वहीं पर ही आती है जहाँ से शुरू हुई थी और सत्य के बॉडी के साथ साथ गांधी इस कार को भी जला देता है और वो इन सारी बातों से काफ़ी दुखी था। इसके बाद दादा गांधी को कॉल करता है और कहता है कि वो उसे लेने के लिए आ रहा है। फिर दादा गांधी को लेने के लिए आता है और फिर वो लोग जब जा रहे थे तो फिर दादा गांधी को ये कहता है दरअसल ये सब कुछ ज्ञानम और उसका मिला हुआ प्लान था। ज्ञानम ने कभी भी दादा को किडनैप नहीं किया था और वो सब
गांधी के हाथों सत्य की मौत होते हुए देखना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया। और ये बात सुनकर गांधी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो नानची और दादा दोनों को ही बुरा भला कहने लगता है, जिस बात से दादा नाराज हो जाता है। इसके बाद गांधी दादा को पूछता है कि उसकी माँ नानची कहाँ है, और दादा कहता है कि उसे नहीं पता। और गांधी दादा के दिमाग में ये शक पैदा करता है कि दरअसल ज्ञानम ने दादा और नानची दोनों को ही अलग अलग किडनैप किया था, जिससे कि एक बार वो लोग गांधी से अपना काम निकाल लेंगे, फिर नानची को इस्तेमाल करके उन लोगों से कोई और काम करवाएंगे, जिस बात से दादा बहुत घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि असल में नानची गांधी के ही घर में रह रही थी और गांधी अपने ही एक आदमी को कॉल करके नानची को एक भांग का लड्डू खिला देने के लिए कहता है, जिससे कि वो गहरी नींद में चली जाए। दूसरी तरफ गांधी दादा को इस बात के लिए कन्विंस कर लेता है कि नानची ज्ञानम के पास ही कैद है, और फिर दादा गांधी के कहे हुए बात ही मानने लगता है। फिर दादा ज्ञानम से मिलने के लिए जाता है, तो दूसरी तरफ गांधी अपने घर वापस लौट आता है और दादा ज्ञानम से पैसे मांगता है, जिस बात से ज्ञानम भी राजी हो जाता है। दूसरी तरफ गांधी अपने सारे लॉयर्स को बुलाता है और अपनी सारे प्रॉपर्टी एक एनजीओ के नाम ट्रांसफर कर देता है, जो एनजीओ एडिक्टेड लोगों की रिकवरी में मदद कर रहा है। और इसके बाद गांधी ज्ञानम को कॉल करता है और यही दादा के लिए सिग्नल था कि गांधी ने नानची को छुड़ा लिया है और अब दादा ज्ञानम को मार डाले। और दादा ऐसा ही करता है और वो ज्ञानम को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गांधी दादा को कॉल करता है और वो उसे सारी सच्चाई बताता है। गांधी दादा को कहता है कि दरअसल नानची को ज्ञानम ने किडनैप नहीं किया था और ये सब कुछ उसी का ही प्लान था। दरअसल वो इस मौके का फायदा उठाकर दादा के हाथों से ही ज्ञानम का खून करवाना चाहता था और दादा ने जो कुछ भी किया था उसकी सजा उसे देना चाहता था। इसके बाद ही दादा देखता है कि वहाँ पर पुलिस आ रही है और गांधी दादा को समझाता है कि किसी की जिंदगी कैसी जीनी है ये उसी इंसान को तय करने देना चाहिए और किसी भी बात को लेकर ज्यादा एक्सट्रीम होना सही बात नहीं होती। गांधी ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीनी चाहिए और उन लोगों का लिकर जो लोग खरीदते हैं वो अपनी मर्जी से खरीदते हैं, ये लोग उन पर फोर्स नहीं करते। और आखिर में गांधी कहते हैं कि उसने अपनी जिंदगी में बहुत गलतियाँ की है और वो गलत है, लेकिन दादा ने उससे भी बड़ी गलती की है और आज गांधी अपनी सारी प्रॉपर्टी एक एनजीओ को डोनेट कर दिया है, जिससे कि वो महान बन गया है। और दादा ने एक पॉलिटिशियन को मार डाला है, जिसके बाद वो आज से एक क्रिमिनल है। और ये सारी बातें सुनकर दादा बहुत हैरान होता है और वो गांधी को क्या कहेगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और आखिरकार हम गांधी और दादा दोनों के चेहरे पर ही हताशा देखते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।